हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट की बात कर रहे हैं और हमने पहले भी हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट पे एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट और उसके क्लासिफिकेशन और डायबिटीज मेलिटस के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताई हैं। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में हम देखते हैं इस वीडियो में हमें क्या बात करनी है, क्या चीज़ें देखनी है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, फिर से एक बार हम देख लेंगे, पिछले वीडियो में भले ही बताए थे। उसके बाद हमने देखना है इसमें कि जो कैटेगरीज ऑफ ड्रग है, जैसे जो भी कैटेगरीज है ड्रग की, मैं इंडिविजुअल ड्रग की बात नहीं कर रहा हूँ, कैटेगरीज ऑफ ड्रग, उनका मोड ऑफ एक्शन क्या है, उनकी थेरापेटिक इफेकेसी, थेरापेटिक यूज क्या है और उनका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो अब कैटेगरी की बात करेंगे क्योंकि हम फार्माकोलॉजी में ये चीज पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम अगले वीडियो में बात करेंगे इंडिविजुअल ड्रग की। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्लासिफिकेशन है। देखिएगा, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को 5 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, 5 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका सल्फोनिल यूरिया, दूसरा है बिग्वानाइड, तीसरा है मैग्लिटिनाइड एनालॉगस, चौथा है आपका थायाजोलिडीन डियोन, उसके बाद पांचवा है आपका अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। ठीक है, ये 5 कैटेगरी में बांटा गया है और 5 कैटेगरी में जो भी मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं, एक एग्जांपल आपका फर्स्ट जनरेशन का है और दूसरा एग्जांपल आपका सेकंड जनरेशन का है। अब इन्हीं एग्जांपल्स में से आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है। जैसे सल्फोनिल यूरिया का एग्जांपल क्या है, टॉलब्यूटामाइड एंड ग्लीबेनक्लामाइड। तो ये एग्जांपल में टॉलब्यूटामाइड फर्स्ट जनरेशन है और सेकंड जनरेशन है ग्लीबेनक्लामाइड। उसके बाद अगर हम बात करें बिग्वानाइड में, तो फेनफार्मिन, मेटफार्मिन। फेनफार्मिन फर्स्ट जनरेशन है, मेटफार्मिन सेकंड जनरेशन है। इसी तरह से मैग्लिटाइड एनालॉगस में रिपाग्लिनाइड और नेटेग्लिनाइड, ये दोनों एग्जांपल हैं फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के। और फिर हम देखें अगर थायाजोलिडीन डियोन, इसमें रोसिग्लिटाजोल और पियोग्लिटाजोल, ये दोनों एग्जांपल्स हैं इसके। और अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर में जो एग्जांपल है वो आपका है एकार्बोस और दूसरा एग्जांपल है मेग्लिटोल। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स, यहाँ पे आपको एग्जांपल्स याद करना पड़ेगा। उसके बाद जब हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के सिलेबस में इसी में से एग्जांपल्स पूछे गए हैं और मेरे ख्याल से उसमें एक ज्यादा बढ़ा दिया गया है, इंसुलिन। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एसिड का। ठीक है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एसिड नहीं होता, एजेंट होता है। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का ये क्लासिफिकेशन है, क्योंकि इसमें इंसुलिन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पैरेंटली दिया जाता है, आपको पहले वीडियो में मैंने बताया है। ठीक, तो ये सारी चीजें माउथ के द्वारा दी जाती हैं। अब आप ध्यान दो कि ये सारी चीजों का जो थेरापेटिक यूज होगा, जितनी भी कैटेगरीज ऑफ ड्रग हैं, कहाँ होगा? डायबिटीज मतलब फर्स्ट टाइप में होगा या सेकंड टाइप में होगा, मतलब टाइप 1 में, टाइप 2 में? कभी आप सोचो क्या होगा, क्योंकि ओरली दी जा रही हैं। आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि टाइप 2 में ओरल ड्रग दी जाती है, तो इन सभी का जो थेरापेटिक यूज है वो ओरल यूज के लिए होगा। मतलब ये सारी ड्रग्स हमेशा टाइप 2, मतलब नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस में यूज की जाएंगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी यहां पे। ओके, अब चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा कि जो ये कैटेगरीज हैं, इनका अपना एडवर्स इफेक्ट, इनका अपना मोड ऑफ एक्शन क्या है और इनका थेरापेटिक यूज। जैसा कि मैंने बता दिया, थेरापेटिक यूज ये हमेशा और हमेशा यूज की जाएंगी डायबिटीज टाइप 2 में। ओके, तो चलिए हम देखते हैं सल्फोनिल यूरिया के बारे में। दोस्त, सल्फोनिल यूरिया एक प्रकार का ये सल्फोनामाइड से बना हुआ डेरिवेटिव होता है और अगर आप कहोगे तो मैं सल्फोनिल यूरिया का एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा डिटेल्ड में, अगर आपको जरूरत हो तो सल्फोनिल यूरिया, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसका काम क्या है, मतलब ये काम क्या करती है, ये सबसे पहले आपको बता दें तो बीटा सेल्स के ऊपर काम करती है। तो बीटा सेल्स के ऊपर क्या करती है, ये बीटा सेल्स के ऊपर क्रिया करती है, मतलब ये अपना फंक्शन करती है। तो इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ाती है, मतलब बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करेगी और उसको स्टिमुलेट करती है तो इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसका जो मेन फंक्शन होता है, ये बीटा सेल्स को स्टिमुलेट करती है इंसुलिन बनाने के लिए और मसल्स को और दूसरी सेल्स को स्टिमुलेट करती है एब्जॉर्प्शन करने के लिए। किसका? ग्लूकोज का। मतलब ये दूसरी सेल्स को ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करने के लिए भी स्टिमुलेट करती है, प्रेरित करती है। सल्फोनिल यूरिया जो भी ड्रग है, टॉलब्यूटामाइड है। ठीक है, तो ये हो गया इसका मोड ऑफ एक्शन। एक्चुअली इसका मोड ऑफ एक्शन और भी बहुत ज्यादा बड़ा है, बट यहाँ पे मैं इसका डेडिकेटेड वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ।
तो ये हो गया इसका मोड ऑफ एक्शन। उसके बाद अगर हम बात करें इसके थेरापेटिक यूज की, तो दोस्त थेरापेटिक यूज मैंने आपको बताया ये टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है। अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, सल्फोनिलयूरिया जब भी आप किसी व्यक्ति को दे रहे हो तो उसकी बीटा सेल्स सही से काम कर रही हो, मतलब ऐसा नहीं बीटा सेल्स बिल्कुल खराब हो गई हो। अगर बीटा सेल्स बिल्कुल खराब हो जाएंगी भैया, तो ये कितना भी स्टिमुलेट कर ले, लेकिन क्या इंसुलिन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा कभी, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें थेरेपेटिक यूज, तो हमने आपको बता दिया। तीसरी बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है। अगर आप सल्फोनिलयूरिया को ज्यादा मात्रा में देते हो तो क्या हो सकता है ओवरडोज में? अगर आप इसे ओवरडोज में देते हो तो हाइपोग्लाइसीमिया काज होता है। क्या? हाइपोग्लाइसीमिया काज होता है, ठीक है। अब हाइपोग्लाइसीमिया क्यों काज होगा? क्योंकि जब इसे ओवरडोज दोगे ज्यादा इंसुलिन बनेगी, ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में कम हो जाएगी, तो हाइपोग्लाइसीमिया काज करेगा। दूसरा, अब ऐसे मैं आपको बोल देता हूं, सुन लीजिए। कोई भी ड्रग आप लेते हो तो उससे नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, हेडेक होता है, ठीक है, रैसेस पड़ सकते हैं स्किन पे अगर आप सल्फोनिलयूरिया लेते हो, तो ये सारे इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्लेटिनाइड की। मैंने सल्फोनिलयूरिया के बाद मैग्लेटिनाइड क्यों लिखा? आप बोलोगे कि मैंने क्रम चेंज कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। सल्फोनिलयूरिया का जो भी फंक्शन होता है उसी तरह का फंक्शन मैग्लेटिनाइड एनालॉगस का भी होता है, एनालॉग्स का भी होता है। मतलब ये दोनों का जो मोड ऑफ एक्शन है वो सेम है, इनकी थेरापेटिक वैल्यू सेम होती है, बस ये जो सल्फोनिलयूरिया है से थोड़ा सा कम काम कर पाता है मैग्लेटिनाइड एनालॉग्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें बिगुआनाइड की, तो बिगुआनाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग होती है और इसका काम है, आपको बता दूं कि ये जो है ये इसमें दो ड्रग्स यूज की जाती हैं, आपको पता है मेटफॉर्मिन सरफार्मिन, और नॉर्मली ये यूज की जाती है। क्यों यूज की जाता है ये मैं बताऊंगा अभी इसका काम क्या होता है कि ये बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं उनके अंदर इंसुलिन के प्रति सेंसिटिविटी को बढ़ा देती हैं, ठीक है। अब उसके प्रति सेंसिटिविटी को बढ़ाएंगी तो कम इंसुलिन ज्यादा इंसुलिन का काम करेगा, मतलब थोड़ा सा भी इंसुलिन पूरा काम कर देगा, ठीक है। और इस तरह से ये ग्लूकोज के लेवल को कम करती है, मतलब जो बिगुआनाइड्स है इस तरह से ग्लूकोज के लेवल को बहुत अच्छे से कम करती हैं, ठीक। तो ये एक अच्छी ड्रग होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये ड्रग नॉर्मली क्यों दी जाती है, क्योंकि इसका अगर ओवरडोज हो जाता है तो कोई बहुत विशेष साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे साइड इफेक्ट में क्या, वैसे साइड इफेक्ट तो होता है, आपको नोजिया होगी, वोमिटिंग भी होगी, हेडेक भी होगा, स्किन रैशेस भी पड़ेंगे, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया काज नहीं होता। मतलब इससे अगर आप ओवरडोज में देते हो तो हाइपोग्लाइसीमिया कभी काज नहीं होता है, ठीक है, बिगुआनाइड को देने पर। ये इसका मोड ऑफ एक्शन होता है। थेरेपेटिक यूज की बात करें तो थेरेपेटिक यूज क्या होता है इसका? वही थेरेपेटिक यूज होता है कि ये टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में दिया जाता है। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट मैंने आपको बताया कि हाइपोग्लाइसीमिया को छोड़कर बाकी सभी ये जो बिगुआनाइड है वो एडवर्स इफेक्ट शो करता है, जैसे नोजिया शो करता है, उकाई आती है, वोमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, ठीक है, स्किन पे रैशेस पड़ सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। आपको कुछ साइड इफेक्ट मैं बता दूंगा, वो आप रट लीजिए, तो आप कहीं भी उसको लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करें थायाजोलिडिंडियोन की, तो ये भी एक प्रकार का हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, जहां पे लिखा गया तो होगा ही, ठीक है। इसका काम क्या होता है? ये लीवर और मसल्स की सेंसिटिविटी को बढ़ा देती हैं इंसुलिन के प्रति, जिससे कम इंसुलिन में वो ज्यादा काम कर पाए, ठीक है। ये इंसुलिन पे कोई इनका फंक्शन नहीं होता, इनका मेनली फंक्शन कहाँ होता है? ये किसको टारगेट करती हैं? ये लीवर को टारगेट करती हैं, लीवर सेल्स को और मसल्स को टारगेट करती हैं, ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए ग्लूकोज को। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर बात करें इसकी थेरेपेटिक यूज की, तो ये भी भैया दी जाती है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में, और इसका एडवर्स इफेक्ट भी सभी की तरह होता है, नोजिया, हेडेक, स्किन रैशेस, हाइपोग्लाइसीमिया ये काज कर सकती है अगर आप ज्यादा अमाउंट में देते हो तो, ठीक है। अब हम बात करते थे लास्ट वाले की, जो कि है अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर, देखो इनहिबिटर का मतलब होता है मना कर देना, मतलब सप्रेस करना, रोक देना। उसके बाद अल्फा ग्लूकोसाइडेज ये एक प्रकार का एंजाइम है। तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज क्या करता है? इसका काम होता है कि जो भी हम पॉलीसेकेराइड खा रहे हैं, डाइसेकेराइड खा रहे हैं, उसे मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट कर दे। मोनोसेकेराइड में क्यों कन्वर्ट कर दे? ग्लूकोज में क्यों कन्वर्ट कर दे? ताकि उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। अब इसको अगर हम खाते हैं, मान लो अगर हम एक कार्बोस ड्रग खाते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में होता क्या है हमारे बॉडी के अंदर? हमारे जो जीआई एंजाइम्स हैं
जैसे अल्फा ग्लूकोसाइडेज है, ये इनहिबिट हो जाता है, इसकी मात्रा कम हो जाती है, और जब इसकी मात्रा कम हो जाएगी तो क्या होगा, ध्यान से सोचो, इसकी मात्रा कम होने पर जो पॉलीसेकेराइड है वो मोनोसेकेराइड में चेंज नहीं हो पाता है, उसका एब्जॉर्प्शन रुक जाता है। तो जब ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होगा नहीं तो ग्लूकोज हमारी बॉडी में बढ़ेगा नहीं, बहुत कम मात्रा में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब सोचो, ये तो हो गया इसका मोड ऑफ एक्शन, ये कैसे काम करता है। थेरापेटिक यूज कहां पे होगा, टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस में। उसके बाद अगर हम करें एडवर्स इफेक्ट की बात, तो आप सोचो एक बार भाई कि पॉलीसेकेराइड आपके पेट में रह जा रही है, आपको इनडाइजेशन की शिकायत हो सकती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, फ्लैटुलेंस आ सकती है, गैस की शिकायत हो सकती है। तो ये सारे जो है साइड इफेक्ट हो सकते हैं, नॉजिया, वोमिटिंग, ये सारी चीजें तो होती रहती हैं। ठीक है, तो अल्फा ग्लाइकोसाइडेज इनहिबिटर से ये सारी बातें हो सकती हैं हमारे बॉडी के अंदर। जो मैंने ये बताया, ये कैटेगरी वाइज मैंने आपको बताया, जो कि इनका मोड ऑफ एक्शन, इनका थेरापेटिक वैल्यू, इनका एडवर्स इफेक्ट क्या था। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और वहां पे आपको बताएंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो नॉर्मल ड्रग हैं, ये सारी ड्रग्स हैं, इन ड्रग्स के बारे में। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी ड्रग्स जो है आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़नी है, जिसमें टालब्यूटामाइड है, सल्फोनिलुरिया की ग्लिबेंक्लामाइड है, एक ड्रग और है क्लोरप्रोपामाइड, जो कि है सल्फोनिलुरिया, मतलब इसी की है क्लोरप्रोपामाइड। तो आपको देखो तीनों एक ही ड्रग रहेंगी, तो आप जब तीनों पढ़ोगे वहां केमिस्ट्री में तो आपको समझ में आ जाएगा, आपने सल्फोनिलुरिया के बारे में पढ़ना है, वही आपको लिखना है। उसके बाद फेनफार्मिन है, मेटफार्मिन है, ठीक है, फेनफार्मिन है, मेटफार्मिन है। उसके बाद एक ड्रग आपकी भाई और है, वो है इंसुलिन, जो कि ओरल नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ पे उसको नहीं बताया। इंसुलिन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा केमिस्ट्री के अंदर। इंसुलिन के बारे में हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे बहुत, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। तो उस वीडियो में हम बात करेंगे टालब्यूटामाइड और ये चारों ड्रग्स के बारे में। और आपको एक बात और बता दें, अगर आप अपना सिलेबस देखोगे तो सिलेबस के ऊपर स्टार लगा होगा, और उसी स्टार लगे हुए ड्रग का स्ट्रक्चर आपको पढ़ना है, केमिकल स्ट्रक्चर, जिसमें आएगा क्लोरोप्रोपामाइड और शायद फेनफार्मिन या मेटफार्मिन, इनमें से एक है। तो उसका ही आपको केमिकल स्ट्रक्चर और केमिकल स्ट्रक्चर आपको तैयार करना पड़ेगा, बाकी किसी में नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फार्माकोलॉजी का हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कंप्लीट, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के ड्रग के साथ में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिससे उनको भी चीज़ें मिल सकें, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।